साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग घटनाचक्र पब्लिकेशन के द्वारा जो राज्य दृष्टि उत्तर प्रदेश चित्रात्मक नामक पुस्तक निकाली गई है, उस पुस्तक को यहाँ पर देख रहे हैं और आज के वीडियो में हम लोग इसका जो उत्तर प्रदेश के इतिहास वाला पोर्शन है उसको यहाँ पर कवर करेंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं। प्राचीन काल में गंगा के मैदान में स्थित उत्तर प्रदेश का क्षेत्र जो है ये मध्य देश कहलाता था। क्या कहलाता था? मध्य देश कहलाता था। मध्य देश आधुनिक उत्तर प्रदेश में कुरु, जो आधुनिक उत्तर प्रदेश है, इस मध्य देश में कुरु, पांचाल, काशी, कोसल, शूरसेन, चेदी, वत्स तथा मल्ल 8 महाजनपद स्थापित थे। 16 महाजनपदों की चर्चा होती है, उसमें से 8 जो यहाँ पर स्थापित थे या स्थित थे। उत्तर वैदिक संस्कृत का मुख्य केंद्र जो था वो मध्य देश था। उत्तर पश्चिम से आने वाले आक्रमणकर्ताओं के रास्ते में पड़ने के कारण तथा दिल्ली और पटना के मध्य के उपजाऊ मैदान का हिस्सा होने के कारण उत्तर प्रदेश के इतिहास का उत्तर भारत के इतिहास से अभिन्न संबंध है। अब प्राचीन काल के महत्वपूर्ण बिंदुओं की बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं उत्तर प्रदेश के प्राचीन काल संबंधी महत्वपूर्ण साक्ष्य। देखिए, ताम्र पाषाणिक संस्कृति के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? मेरठ और सहारनपुर से प्राप्त होते हैं। वहीं पे ताम्र कांस्य संस्कृति के जो साक्ष्य हैं ये उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर, ये मेरठ के हिंडन नदी के किनारे स्थित है। बड़ा गांव एवं हुलास दोनों सहारनपुर में है। ठीक है। इसके अतिरिक्त पूरा पाषाणकालीन सभ्यता के जो साक्ष्य हैं वो सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, प्रयागराज का बेलन घाटी, चंदौली का चकिया यहाँ पर मिलते हैं। इसके अतिरिक्त यदि बेलन घाटी की बात करें, बेलन नदी घाटी की, जो कि प्रयागराज में स्थित है, बेलन नदी घाटी के पुरास्थलों की खोज एवं खुदाई जो है प्रोफेसर जी.आर. शर्मा के निर्देशन में किया गया। यहाँ का जो पुरास्थल है वो लोहदा नाला कहलाता है। लोहदा नाला। यहाँ से प्राप्त उपकरण कौन से हैं? पाषाण उपकरण प्राप्त हुए हैं तथा एक अस्थि निर्मित मातृ देवी की प्रतिमा प्राप्त हुई है। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं मध्य पाषाणकालीन साक्ष्य के संबंध में जो उत्तर प्रदेश विशिष्ट तथ्य हैं। जैसे सराय नाहर राय जो कि प्रतापगढ़ में स्थित है, यहाँ से मानव अस्थिपंजर, 14 समाधान जिनमें मृतक का सिर पश्चिम दिशा की ओर है तथा 8 गर्त चूल्हे ये मिले हैं। प्रतापगढ़ के महदहा से ही मानव अस्थिपंजर, सिर लोढ़े, गर्त चूल्हे, समाधान एवं आवास के साथ तथा प्रयागराज के मेजा के चौपानी मांडो से झोपड़ी और मिट्टी के बर्तन, प्रतापगढ़ के दमदमा से शवाधान, 41 शवाधान, हड्डी एवं सींग, आभूषण एवं गर्त चूल्हे जो है यहाँ से मिले हैं। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं उत्तर प्रदेश या मध्य देश में 2 राजधानी वाले जो महाजनपद हैं, तो कौन से हैं? 3 महाजनपद हैं, कोशल, पांचाल और मल्ल। ठीक है, कोशल, पांचाल और मल्ल हैं, ये 2 राजधानियों वाले महाजनपद हैं। तो अब ये जो 3 महाजनपद हैं इनकी राजधानियाँ भी देख लेते हैं। जैसे कोशल, जो कोशल है इसकी 2 राजधानियाँ थीं। 2 राजधानियाँ थीं। उत्तरी कोशल की राजधानी श्रावस्ती तथा दक्षिण कोशल की राजधानी कुशावती। कोशल को जो है सरयू नदी 2 भागों में बांटती थी, तो उत्तरी कोशल की राजधानी श्रावस्ती थी और दक्षिणी कोशल की राजधानी कुशावती थी। इसी प्रकार से मल्ल के बारे में बात करें तो ये पूर्वी उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में मल्ल महाजनपद स्थित था। इसके 2 भाग थे, एक की राजधानी कुशीनगर और दूसरे की पावा थी। एक की राजधानी कुशीनगर और दूसरे की पावा थी। यहाँ एक महत्वपूर्ण फैक्ट और याद रखिएगा कि कुशीनगर में, मल्ल की एक राजधानी कुशीनगर में महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था, जबकि इसकी दूसरी राजधानी पावा में महावीर स्वामी को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। वहीं पांचाल की बात करें तो पांचाल जो है ये आपके आधुनिक रोहिलखंड के बरेली, बदायूं तथा फर्रुखाबाद के जिलों से पांचाल महाजनपद बनता था। ठीक है, तो इसमें वर्तमान का रोहिलखंड का बरेली, बदायूं तथा फर्रुखाबाद आता है। इसके भी 2 भाग थे, उत्तरी पांचाल और दक्षिणी पांचाल। उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिछत्र, वर्तमान जो इसका नाम है रामनगर है, वर्तमान में इसको रामनगर के नाम से जानते हैं और इसको तत्कालीन नाम क्या था? अहिछत्र। अहिछत्र जो था इसकी उत्तरी पांचाल की राजधानी थी और दक्षिणी पांचाल की राजधानी काम्पिल्य था। काम्पिल्य में फर्रुखाबाद स्थित जो काम्पिल्य है वो इसके तहत आता है। और कान्यकुंभज का जो प्रसिद्ध नगर है वो इसी राज्य में स्थित था। कान्यकुंभज का जो प्रसिद्ध नगर रहा है वो इसी राज्य में स्थित था, जिसे अपनी समृद्धि एवं ऐश्वर्य के लिए महादेव महोदय नगर के नाम से जाना जाता रहा है। तो इतना फैक्ट आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आगे देखते हैं कुरु। कुरु के बारे में देखें तो इसका विस्तार मेरठ से दिल्ली तक,
राजधानी इसकी जो रही है इंद्रप्रस्थ तथा हस्तिनापुर दोनों ही इसकी राजधानी रही हैं। ठीक है, कुरु की 2 राजधानियां रही हैं, इंद्रप्रस्थ और हस्तिनापुर। तो इस चीज़ को भी आपको यहाँ पर याद रखना है। आगे चलते हैं। अगला है भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीन साक्ष्य वाला स्थल। नवीनतम खोजों के आधार पर देखें तो देखिए लहुरा देव जो है ये संत उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर में है। कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य यहाँ से मिला है और 8000 ईसा पूर्व से लेकर 9000 ईसा पूर्व के मध्य चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए यहाँ से। मेहरगढ़ ये पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। गेहूं का प्राचीनतम साक्ष्य जो है यहाँ से 7000 ईसा पूर्व प्राप्त हुआ है, जबकि प्राचीनतम चावल के साक्ष्य जो है वाला स्थल जो है वो प्रयागराज जिले में बेलन घाटी के तट पर स्थित कोल्डिहवा है, जहाँ से 6500 ईसा पूर्व के चावल की भूसी के साक्ष्य मिले हैं, इसको माना जाता है। आगे बात करते हैं आलमगीरपुर ये हड़प्पा कालीन वस्तुएं यहाँ से प्राप्त हुई हैं और कपास उपजाने का साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुआ है। वहीं पे देखिए जो 16 महाजनपद की चर्चा आप सुनते हैं, उस 16 महाजनपदों में से 8 महाजनपद मध्य देश आधुनिक उत्तर प्रदेश संबंधित है। ये 8 कौन से हैं इसको नाम जरूर याद रखिए। कुरु है, पंचाल है, काशी है, कौशल है, सूरसेन, चेदी, वत्स और मत्स्य मल्ल। ठीक है, और इन 8 के आपको राजधानियों के नाम भी याद होने चाहिए। कौशल महाजनपद की बात करें तो इसकी अवस्थिति वर्तमान के अवध क्षेत्र में है। उल्लेख इसका सतपथ ब्राह्मण में है। इसकी राजधानी उत्तरी भाग की राजधानी साकेत अर्थात अयोध्या को कहा जाएगा। उत्तरी भाग की राजधानी साकेत है जो कि वर्तमान का अयोध्या है। दक्षिणी भाग श्रावस्ती जिले में शेहत महेत नामक जो गांव है उसी को श्रावस्ती के रूप में पहचान की जाती है। आगे चलते हैं। प्रमुख महाजनपद एवं राजधानियाँ उत्तर प्रदेश या मध्य देश की, तो देखिए इसमें पंचाल का जो क्षेत्र है ये आपका बदायूं, बरेली, फर्रुखाबाद में विस्तारित है। राजधानी इसके उत्तरी भाग की राजधानी अहिछत्र और दक्षिणी भाग की काम्पिल्य रही है। शूरसेन की बात करें, इसका क्षेत्र जो है मथुरा के निकट है और इसकी राजधानी मथुरा रही है। वत्स की बात करें तो ये प्रयागराज के समीप विस्तारित है, इसकी राजधानी कोशम है, वर्तमान कौशाम्बी क्षेत्र। वहीं मल्ल की क्षेत्र की बात करें तो देवरिया गोरखपुर में इसका विस्तार रहा है, इसकी राजधानी कुशीनगर। मल्ल की राजधानी कुशीनगर। कशिया तथा पावा 2 राजधानियाँ रही, कुशीनगर जो कशिया के नाम से जाना जाता है, पावा या पडरौना। आगे बढ़ते हैं। कुछ महत्वपूर्ण फैक्टों की बात करें तो बुद्ध का जन्म ज्ञान प्राप्ति और महापरिनिर्वाण तीनों संपन्न हुए थे वैशाख पूर्णिमा को। तो ये महत्वपूर्ण फैक्ट है कि इनका जन्म, ज्ञान प्राप्ति और महापरिनिर्वाण तीनों ही वैशाख पूर्णिमा को हुए थे। गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक काल व्यतीत कहाँ पे? कौशल राज्य में व्यतीत किया। चेदी महाजनपद की राजधानी कौन सी थी? बांदा के समीप शुक्तिमती या श्रोत्थिवती, ये चेदी महाजनपद की राजधानी थी। पुष्यमित्र द्वारा किए गए 2 अश्वमेध यज्ञों का साक्ष्य मिलता है अयोध्या अभिलेख से। शुंगों, कुषाणों तथा गुप्त शासकों से संबंध अवशेष प्राप्त हुए हैं अंतरजी खेंडा से। आगे बात करते हैं अयोध्या के बारे में। प्राचीन नाम अयाजसा था। अशोक द्वारा एक स्तूप का निर्माण यहाँ पे कराया गया तथा आदिनाथ सहित 5 तीर्थंकरों की जो जन्मभूमि है वो आपकी अयोध्या में ही है। अयोध्या में जन्मे हुए जो 5 तीर्थंकर, इनके नामों को एक बार देख लेना चाहिए। तो ये हैं प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभनाथ प्रथम तीर्थंकर, इनका जन्म यहीं पे होता है। द्वितीय तीर्थंकर भगवान अजीतनाथ, चतुर्थ तीर्थंकर भगवान अभिनंदननाथ, पंचम तीर्थंकर भगवान सुमितनाथ और 14वें भगवान अनंतनाथ। तो 5 नाम याद रखिएगा। पहले भगवान ऋषभनाथ या ऋषभनाथ, दूसरे अजीतनाथ, तीसरे अभिनंदननाथ, चौथे सुमितनाथ और पांचवें रहे हैं अनंतनाथ। तो ये पूछा जा सकता है कि प्रथम तीर्थंकर का जन्म कहाँ पे हुआ था? तो उत्तर प्रदेश के अयोध्या में। आगे बात करते हैं उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण जैन तीर्थस्थलों की। तो कौशाम्बी जो है ये 6ठे तीर्थंकर भगवान पद्म प्रभु से संबंधित रहा है। कांकड़ी 9वें तीर्थंकर भगवान सुविधिनाथ या पुष्पदंत के निवास स्थान रहा देवरिया में। महोबा गोखर पहाड़ पर 24 तीर्थंकरों की प्रतिमाओं हेतु यह विख्यात है। महोबा जो है श्रावस्ती तृतीय तीर्थंकर भगवान शंभवनाथ संबंधित एवं विख्यात शोभनाथ मंदिर संबंधित स्थल है। देवगढ़ जैन मूर्तियों शिल्पकला हेतु तथा देवताओं के किले के रूप में विख्यात है। आगे चलते हैं। अहिछत्र की बात करते हैं तो अहिछत्र जो है
यहाँ से प्राप्त साक्ष्यों की बात करें तो मित्र उपाधि वाले राजाओं के सिक्के यहाँ से मिले हैं तथा गुप्तकालीन यमुना की एक मूर्ति प्राप्त हुई है। अहिच्छत्र शासक अच्युत जो है समुद्रगुप्त द्वारा पराजित हुआ था। कन्नौज की बात कर लेते हैं। इसका पूर्व नाम क्या रहा है? कान्य कुंभज। तो ध्यान रखिए, कान्य कुंभज के नाम से कौन सा आधुनिक जगह है जो जाना जाता है, मतलब कान्य कुंभज किस आधुनिक जगह का प्राचीन नाम था? कन्नौज का। साक्ष्य कहाँ पे है? पहली बस्ती उत्तरी काले पहली बस्ती के साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। उत्तरी काले पालिसदार मृदभांड काल से कुषाण युग तक की प्राप्ति यहाँ पे हुई है। उत्तरी काले पालिसदार मृदभांड काल से लेकर कुषाण युग तक की प्राप्ति यहाँ से कन्नौज से हुई है। यहाँ पर कन्नौज पर आधिपत्य के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष तीन राज्यों में होता है, राष्ट्रकूट शासकों, गुज्जर प्रतिहार और पाल शासकों में। कन्नौज पर सर्वाधिक समय तक गुज्जर प्रतिहारों ने ही शासन किया था। तो राष्ट्रकूट, गुज्जर प्रतिहार और पाल शासकों के मध्य में यहाँ पे त्रिपक्षीय संघर्ष होता है। कपिलवस्तु की बात करते हैं तो शाक्य गणराज्य की राजधानी थी कपिलवस्तु और बौद्ध काल के समय की है ये। इसका नामकरण कपिल ऋषि के वास स्थान होने के कारण कपिलवस्तु रखा गया। काशी की बात करते हैं। इसका उल्लेख अथर्ववेद में, किसमें है? अथर्ववेद में काशी का उल्लेख है। इसकी राजधानी वाराणसी थी और स्थापना दिवोदास ने की थी महाभारत के अनुसार। आगे देखते हैं हर्षवर्धन के बारे में। तो देखिए, हर्षवर्धन के द्वारा जो प्रमुख आयोजन किया जाता था वो प्रति 5वें वर्ष प्रयाग में महामोक्ष परिषद का आयोजन हर्षवर्धन के द्वारा किया जाता था। ठीक है। वहीं लेख की बात करें तो ताम्र, आगे एक सेकंड, लेखों की बात करेंगे तो ताम्र दानपत्र लेख ये आपका बांसखेड़ा से प्राप्त होता है। ब्राह्मी लिपि तथा संस्कृत भाषा में ये लिखित है। वहीं अन्य बातों की बात करें तो हर्ष के हस्ताक्षरों की अनुलिपि उत्कीर्ण भी यहाँ से इन लेखों में है। आगे देखते हैं श्रावस्ती से संबंधित प्रमुख तथ्यों की। तो व्यापारिक केंद्र के रूप में उत्तरापथ, दक्षिणापथ तथा मध्यपथ रहा है। अभिलेख, कनिष्क के 2 अभिलेख प्राप्त हुए यहाँ पर। विशेषता क्या रही? साहूकार अनाथ पिंडक ने जेतवन महाविहार जो कि श्रावस्ती में है बौद्धों को अनुदान दिया था। आजीवक संप्रदाय के प्रवर्तक मक्खलीपुत्र गोशाल की जन्मभूमि जो है वो भी श्रावस्ती ही रही है। आगे देखते हैं। आगे हम लोग अशोक के अभिलेखों की बात करें तो इनके लघु शिला लेख जो है मिर्जापुर के अहरोरा से, लघु स्तंभ लेख कौशाम्बी एवं सारनाथ से, राजकीय घोषणाएं लघु स्तंभ लेख पर उल्लिखित हैं तथा महामात्रों को संघ भेद रोकने का आदेश सांची एवं सारनाथ के लघु स्तंभ लेख में मिलता है। रानी का अभिलेख जो है अशोक की रानी करुआकी द्वारा दान किए जाने का उल्लेख। रानी का अभिलेख क्या है? इसमें अशोक की रानी करुआकी द्वारा दान दिए जाने का उल्लेख किया गया है रानी के अभिलेख में। आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं देवगढ़ से संबंधित प्रमुख तथ्यों की बात करें तो देखिए, ये देवगढ़ वाला क्षेत्र कहाँ पे? उत्तर प्रदेश का ललितपुर में। साक्ष्य यहाँ से क्या मिले? गुप्तकालीन के विशेष स्थापत्य एवं मूर्तिकला के साक्ष्य यहाँ से मिले। प्रमुख मंदिरों की बात करें, दशावतार मंदिर है। इस दशावतार मंदिर की विशेषता क्या है? 4 मंडप, 12 मीटर ऊंचा शिखर है। भीतर गांव का मंदिर की बात करें तो ये गुप्तकालीन मंदिर है। कहाँ पे स्थित है? कानपुर में। केवल ईंटों से निर्मित है, ये इसकी विशेषता है। इसकी अन्य विशेषताओं में शिखर का होना, ऊंचा चबूतरा और छत पिरामिडाकार का होना है। सारनाथ से संबंधित प्रमुख फैक्टरों की बात करें, सारनाथ का पूर्व नाम क्या रहा है? ईशीपत्तन मिगदाव या ऋषिपत्तन मृगदाव। विशेषता भगवान बुद्ध का धर्मचक्र परिवर्तन सारनाथ संबंधित है। अशोक द्वारा सिंह शीर्ष स्तंभ का निर्माण, स्वतंत्र भारत के राज्य चिन्ह में इसे अपनाया गया है। हेनसांग के समय यह थेरवाद का प्रमुख केंद्र के रूप में प्रसिद्ध रहा है। प्रमुख स्तूपों की बात करें तो गुप्तकालीन धमेक स्तूप जो फाहियान द्वारा विस्तृत उल्लेख जिसमें है, फाहियान द्वारा विस्तृत उल्लेख किया गया धमेक स्तूप का, तो ये भी आपका यहीं पर स्थित है। आगे चलते हैं। मध्यकाल, उत्तर प्रदेश के इतिहास का मध्यकाल देखते हैं तो इसमें सबसे पहले हम लोग आगरा के बारे में प्रमुख तथ्यों की बात करते हैं। तो इसकी स्थापना, ध्यान रखिएगा, आगरा की स्थापना कौन करता है? आगरा की स्थापना 1504 ईस्वी में सुल्तान सिकंदर लोदी के द्वारा किया गया था। तो ध्यान रखिएगा, आगरा की स्थापना सिकंदर लोदी ने 1504 में यमुना नदी के तट पर किया था। इसकी विशेषताएं क्या है? मुगल काल में शिक्षा का केंद्र था। नील की खेती के लिए सिकंदरा नामक स्थान पर अकबर के मकबरे का निर्माण किया गया है। मुशम्मन बुर्ज से महिलाओं द्वारा पशु युद्ध को देखना आगरा में होता था। नूरजहां द्वारा एतमद्दौला का मकबरे का निर्माण भी आगरा में किया गया है। यूरोपियन यात्री रॉल्फ फिच एवं बर्नियर ये इन्होंने आगरा के वैभव की प्रशंसा की है। वहीं आगे बढ़ते हैं। कड़ा, ये प्रयागराज के निकट है। इस कड़ा के संबंध में प्रमुख तथ्यों की बात करें, यह सल्तनत काल में एक महत्वपूर्ण इक्ता था।
देवगिरी के अभियान को प्रारंभ करने का स्थान था और इसकी अवस्थित गंगा नदी के तट पर है। संत मलूक दास की जन्मस्थली भी कड़ा रही है और जलालुद्दीन खिलजी के समय यहाँ का सूबेदार अलाउद्दीन खिलजी था और एक कड़ा के निकट ही अलाउद्दीन खिलजी ने अपने ससुर और अपने चाचा जलालुद्दीन खिलजी की हत्या की थी। आगे बात करते हैं उत्तर प्रदेश के मध्यकालीन से संबंधित प्रमुख तथ्यों की। तो देखिए, जौनपुर की स्थापना मोहम्मद तुगलक जौना खां की याद में फिरोज शाह तुगलक द्वारा कराई गई थी। जौनपुर की स्थापना मोहम्मद तुगलक या जौना खां की याद में फिरोज शाह तुगलक द्वारा कराई गई थी। 1192 में कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा अधिकार स्थापित किया गया कोइल पर। 1545 में कलिंजर के सैन्य अभियान के दौरान बारूद विस्फोट से मृत्यु हो गई थी किसकी? शेरशाह सूरी की। शर्की सल्तनत के दौरान जौनपुर कहा जाता था सिराजे हिंद। 1613 ईस्वी में झांसी की स्थापना की गई थी और शासक बीर सिंह बुंदेला के द्वारा। सल्तनत काल में बदायूं की स्थिति क्या थी? सर्वाधिक महत्वपूर्ण एकता था। लखनऊ की बात करें, कथक नृत्य का केंद्र रहा है। प्रमुख इमारत इमामवाड़ा, भूल भुलैया, छतर मंजिल इत्यादि। वहीं अकबर के नवरत्नों में शामिल बीरबल संबंध थे कालपी से। गढ़ कुंडार में खंगार राज्य की स्थापना की गई थी पृथ्वीराज के सेनानायक खेत सिंह के द्वारा। अकबर ने प्रयाग की पुनर्स्थापना कर इसका नाम क्या कर दिया था? इलाहाबाद कर दिया था। लखनऊ का अंतिम नवाब था नवाब वाजिद अली शाह। शेख निजामुद्दीन औलिया एवं इतिहासकार बदायूं का संबंध था बदायूं से। आगे चलते हैं, फतेहपुर सीकरी से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को देखें। यह भी आपका आगरा में स्थित है। देखिए, 1571 से लेकर के 1571 से 1585 ईस्वी तक मुगल साम्राज्य की ये राजधानी रही है फतेहपुर सीकरी। और शेख सलीम चिश्ती के कारण पवित्र भूमि की मान्यता है और सलीम जहांगीर का जन्मस्थली ये रही है। स्थापत्य के उदाहरणों की बात करें तो शेख सलीम चिश्ती का मकबरा, बुलंद दरवाज़ा, जमा मस्जिद, जोधाबाई का महल, बीरबल का महल, पंचमहल इत्यादि फतेहपुर सीकरी में ही है। आगे देखते हैं उत्तर मध्यकाल से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्टरों की। तो उत्तर मध्यकाल से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? अवध एवं पूर्वी उत्तर प्रदेश के जिलों पर शासन किसका था? अवध के नवाब का। बुंदेलखंड क्षेत्र स्थित था मराठों के अंतर्गत। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु से 1757 ईस्वी प्लासी के युद्ध तक वर्तमान उत्तर प्रदेश में स्थापित स्वतंत्र राज्य कितने थे? 5 स्वतंत्र राज्य यहाँ से स्थापित होते हैं। मेरठ तथा बरेली के उत्तर में स्थित राज्य था नाजिद खान नामक पठान नेता का। दोआब क्षेत्र में रुहेलखंड राज्य स्थापित था रुहेलों के अंतर्गत। मध्य दोआब का राज्य स्थापित था कहाँ पे? फर्रुखाबाद के बंगरा पठानों के अंतर्गत। असफुद्दौला से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्टरों की बात करें तो फैजाबाद की संधि जो है 1775 में असफुद्दौला और अंग्रेजों के मध्य में होती है, जिसके तहत बनारस क्षेत्र अंग्रेजों को सौंप दिया गया। 1775 ईस्वी में शुजाउद्दौला की मृत्यु के पश्चात आसफुद्दौला नवाब घोषित होता है तथा मुहर्रम मनाने के लिए लखनऊ में इमामवाड़ा का निर्माण जो आसफुद्दौला द्वारा ही कराया जाता है। अब बात करते हैं 1808 ईस्वी में अवध के नवाब शहादत अली द्वारा 1860 ईस्वी में अवध के नवाब शहादत अली द्वारा अंग्रेजों को सुरक्षा की गारंटी हेतु सौंपे गए क्षेत्र कौन से थे? तो ये थे आपका एटा, गोरखपुर, रुहेलखंड, इलाहाबाद, फतेहपुर, कानपुर और इटावा। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 स्थलों को या क्षेत्रों को सौंपा था। आगे चलते हैं, कुछ महत्वपूर्ण फैक्टरों को देखें। तो देखिए, 1797 ईस्वी में आसफुद्दौला की मृत्यु के पश्चात, आसफुद्दौला जिसकी चर्चा हम लोग यहाँ ऊपर किए थे, कि मृत्यु के पश्चात अवध का नवाब कौन बनता है? शहादत अली बनता है 1798 ईस्वी में, शहादत अली। और जो आसफुद्दौला था ये किसके पश्चात बना था? शुजाउद्दौला के बाद आसफुद्दौला के बाद शहादत अली। 1803 ईस्वी में मराठों को पराजित कर अलीगढ़ एवं आगरा पर अधिकार कर लिया था। किसने किया था? लॉर्ड लेक ने किया था। अब बात करते हैं 1857 के विद्रोह एवं उत्तर प्रदेश की। देखिए, इसमें मंगल पांडे के बारे में बात करें तो ये कहाँ के निवासी थे? उत्तर प्रदेश के बलिया के। इन्होंने विद्रोह किया था कलकत्ता के बैरकपुर की 34वीं देसी सैनिक छावनी में 29 मार्च 1857 को। और इन्होंने विरोध किस बात का किया था? एनफील्ड राइफलों के लिए नए प्रकार के कारतूसों का जो प्रयोग हो रहा था उसका इन्होंने विरोध किया था। गवर्नर जनरल उस समय कौन था? लॉर्ड कैनिंग था।
फांसी पे इनको लटकाया गया 8 अप्रैल 1857 को बैरकपुर में कलकत्ता में ही लेफ्टिनेंट हेनरी बाग पर गोली चलाने हेतु इन्हें फांसी पर लटका दिया गया था। मेरठ की बात करते हैं तो यहाँ पर मेरठ से विद्रोह प्रारंभ होता है कब? 10 मई 1857 को, और ये 11 मई 1857 को विद्रोहियों का दिल्ली पर अधिकार हो जाता है और बहादुर शाह द्वितीय को नेतृत्व सौंपते हैं ये जो विद्रोही थे। कुछ महत्वपूर्ण फैक्टरों की बात करें, 1857 के विद्रोह का विस्तार इटावा, मैनपुरी, एटा, मथुरा, शाहजहांपुर, बदायूं, आजमगढ़, सीतापुर, लखीमपुर खीरी, बाराबंकी, वाराणसी, फतेहपुर, हाथरस आदि छोटे छोटे नगरों एवं कस्बों तक भी हो गया था। कानपुर से संबंधित प्रमुख तथ्यों की बात करें तो नवंबर 1857 को विद्रोहियों द्वारा जनरल बिंडहम को पराजित किए जाने से संबंधित था। विद्रोहियों द्वारा जनरल बिंडहम को पराजित किया गया और नाना साहब द्वारा अधिकृत क्षेत्र था ये कानपुर, और 6 दिसंबर 1857 को कॉलिन कैम्पबेल द्वारा इसे फिर से विजित कर लिया जाता है। अन्य चीज़ों को देखते हैं। 1857 की क्रांति का स्थान एवं नेतृत्व करता। बरेली में नेतृत्व कौन किया था? खान बहादुर। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, लखनऊ में बेगम हजरत महल, कानपुर में नाना साहब या इनका वास्तविक नाम नाना दो पंथ था, फैजाबाद मौलवी अहमदुल्ला शाह, इलाहाबाद में लियाकत अली। ठीक है, तो ये नाम महत्वपूर्ण याद रखिएगा। लखनऊ की बात करते हैं तो लखनऊ में नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया था। इसका परिणाम क्या होता है? कैम्पबेल द्वारा 21 मार्च 1858 को लखनऊ पर पुनः कब्जा कर लिया गया था। तत्या टोपे की बात करें, इनका मूल नाम रामचंद्र था। तत्या टोपे का मूल नाम क्या था? रामचंद्र था। ठीक है, जबकि कानपुर में नेतृत्व किसने किया था? नाना साहब ने। इनकी रणनीति क्या थी? गनीबी काबा रणनीति अर्थात छापामार रणनीति। फांसी कब दी गई? 18 अप्रैल 1859 ईस्वी को। कुछ फैक्टों को देख लेते हैं। महारानी लक्ष्मीबाई के विरुद्ध आक्रमण का नेतृत्व करने वाला अंग्रेज कौन था? जनरल ह्यूरोज था। जून 1858 ईस्वी में इलाहाबाद में पुनः अधिकार कर लिया गया कैप्टन नील द्वारा। संयुक्त प्रांत अर्थात वर्तमान उत्तर प्रदेश में 1857 के विद्रोह में स्थानीय जनता ने भाग लेना प्रारंभ किया। अगस्त 1857 को महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा द्वारा कंपनी के हाथों सत्ता ब्रिटिश क्राउन द्वारा अधिकृत कर लिया गया 1 नवंबर 1858 को। उत्तर प्रदेश का आधुनिक इतिहास की बात करते हैं। सबसे पहले इसमें अलीगढ़ की बात कर लेते हैं। कहाँ की बात कर लेते हैं? अलीगढ़ की। देखिए, सर सैयद अहमद खान द्वारा 1857 ईस्वी में 1857 ईस्वी में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल विद्यालय की स्थापना, जिसका वर्तमान नाम जो है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय है, की गई थी। ठीक है, इनके द्वारा मुस्लिमों की स्थिति सुधारने के लिए अलीगढ़ आंदोलन का संचालन किया गया। इनके द्वारा मुस्लिमों की स्थिति सुधारने के लिए अलीगढ़ आंदोलन का संचालन किया गया था। अब हम लोग बात कर लेते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन जो कि मुंबई में होता है, उत्तर प्रदेश से शामिल प्रतिनिधियों की कौन कौन इसमें शामिल हुए थे? तो देखिए, गंगा प्रसाद वर्मा, प्राणनाथ पंडित, मुंशी ज्वाला प्रसाद, लाला बैजनाथ, बाबू जमुना दास, बाबू शिव प्रसाद चौधरी, रामकली चौधरी, जानकीनाथ घोषाल। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 लोग इसमें शामिल हुए थे। आगे चलते हैं। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उत्तर प्रदेश में हुए कुछ प्रमुख अधिवेशन, उनके अध्यक्षों की बात करें तो देखिए, मेरठ में 1946 में होता है। पहले इधर चलते हैं, एक सेकंड। बनारस में 1905 में होता है, अध्यक्ष गोपाल कृष्ण गोखले। फिर आपका कानपुर में 1925 में होता, सरोजिनी नायडू थी, श्रीमती सरोजिनी नायडू। मेरठ में आपका 1946 में होता है, आचार्य जे बी कृपलानी इसके अध्यक्ष थे। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का द्वितीय अधिवेशन जो है कलकत्ता में 1886 ईस्वी में होता है और इसमें सार्वजनिक सेवाओं से जुड़े प्रश्नों पर विचार करने हेतु गठित 17 सदस्यीय समिति में उत्तर प्रदेश से 5 सदस्य शामिल थे। कौन कौन से? गंगा प्रसाद वर्मा, प्राणनाथ, हामिद अली, नवाब रजा अली खान, मुंशी काशी प्रसाद। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन एवं उनके अध्यक्षों की बात करें, जो आपका जैसे लखनऊ में आपका 1899 में ईस्वी में होता है रमेश चंद्र दत्त की अध्यक्षता में। लखनऊ में ही 1916 में अंबिका चरण मजूमदार और लखनऊ में ही 1936 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अध्यक्षता की थी। वहीं इलाहाबाद वर्तमान प्रयागराज, यहाँ पे 3 अधिवेशन होते हैं। 1888 ईस्वी में जॉर्ज यूले, 1892 ईस्वी में WC बनर्जी और 1910 में सर विलियम बेडबर्न। तो यहाँ ध्यान रखिए, एक महत्वपूर्ण फैक्ट आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि इलाहाबाद में जो भी 3 अधिवेशन हुए उसकी अध्यक्षता अंग्रेजों के द्वारा ही की गई थी। ठीक है, किसी अंग्रेज व्यक्ति के द्वारा ही की गई। 1888, 1892, 1910। आगे बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का
वर्ष 1916 का अधिवेशन कहाँ पे होता है? लखनऊ में। विशेषता क्या थी? कांग्रेस और मुस्लिम लीग का अधिवेशन एक साथ संपन्न होता है, समझौता कांग्रेस लीग समझौता होता है, और यहीं पर आपके गरम दल नरम दल भी मिल जाते हैं। इसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। आगे बात करते हैं चौरी चौरा के बारे में। बात करें तो ये घटना 4 फरवरी 1922 को होती है। कहाँ पर? गोरखपुर, उत्तर प्रदेश, गोरखपुर में। प्रसिद्ध घटना क्या थी? भीड़ द्वारा एक पुलिस स्टेशन को जला दिया गया जिसमें 23 पुलिसकर्मियों की मृत्यु हो जाती है। 12 फरवरी 1922 को गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन को समाप्त करने की घोषणा की जाती है। 12 फरवरी 1922 को गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन को समाप्त करने की घोषणा की जाती है। इसी चौरी चौरा घटना के परिणाम स्वरूप लखनऊ के संबंध में प्रमुख तथ्यों की बात करें तो अगस्त 1928 में सर्वदलीय सम्मेलन का आयोजन किया गया राजा महमूदाबाद के भव्य महल के बाग में। नवंबर 1928 में साइमन कमीशन का लखनऊ में बहिष्कार किया गया जिसका नेतृत्व पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से संबंधित प्रमुख तथ्यों की बात करें तो प्रथम सम्मेलन कानपुर में होता दिसंबर 1925 में। अध्यक्ष पेरियार ने किया था। स्थान कहाँ पे हुआ था? सितंबर 1924 में पत्रकार सत्य भगत के द्वारा। इसकी स्थापना की बात हो रही है तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना सितंबर 1924 में पत्रकार सत्य भगत के द्वारा की गई थी। आगे देखते हैं कांग्रेस के प्रांतीय सम्मेलन में शामिल प्रमुख नेता कौन से थे? तो देखिए इसमें मौलाना शौकत अली, महात्मा गांधी, मदन मोहन मालवीय, मोतीलाल नेहरू, मौलाना हजरत मोहानी, जवाहरलाल नेहरू, हकीम अजमल खां, स्वामी श्रद्धानंद, मौलाना मोहम्मद अली और मोहम्मद शौकत अली। देखिए अक्टूबर 1920 में उत्तर प्रदेश कांग्रेस का प्रांतीय सम्मेलन डॉक्टर भगवान दास की अध्यक्षता में मुरादाबाद में आयोजित किया गया था। असहयोग आंदोलन के दौरान काशी विद्यापीठ की स्थापना की गई थी राष्ट्र रत्न शिव प्रसाद गुप्ता के द्वारा। गैर कानूनी उगाही के विरुद्ध आंदोलन होता है अवध प्रांत के किसानों के द्वारा, ठीक है, 1920-21 में। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में होती है। अध्यक्ष सी.आर. दास थे। कहाँ पर? इलाहाबाद, वर्तमान प्रयागराज में। स्थापना चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने की थी। अध्यक्ष सी.आर. दास और महासचिव मोतीलाल नेहरू थे। आगे देखते हैं उत्तर प्रदेश किसान सभा जिसकी स्थापना 1918 में की गई थी। की स्थापना के सदस्य कौन थे? पंडित मदन मोहन मालवीय, इंद्र नारायण द्विवेदी और गौरीशंकर मिश्र। आगे चलते हैं एक आंदोलन। ये जो है लखनऊ के समीपवर्ती क्षेत्र में वर्ष 1920-21 के मध्य होती है। मदारी पासी के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था। विस्तार सीतापुर, लखनऊ, मलिहाबाद, उन्नाव, हरदोई, फतेहपुर, फर्रुखाबाद तक। उद्देश्य किसानों के बीच सांप्रदायिक एकता को बनाए रखना तथा जमींदारों के शोषण का विरोध करना। आगे देखते हैं हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। इसकी स्थापना 1924 में कानपुर में होती है। कहाँ पे? कानपुर में। नेतृत्व कौन किया था? चंद्रशेखर आज़ाद। सम्मिलित सदस्य सचिंद्रनाथ सन्याल, योगेश चंद्र चटर्जी, राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लहड़ी इत्यादि। चंद्रशेखर आज़ाद की बात करें तो इनकी मृत्यु 27 फरवरी 1931 को होती है। कहाँ पर? अल्फ्रेड पार्क, चंद्रशेखर आज़ाद पार्क, इलाहाबाद में। पुलिस से मुकाबला करते हुए स्वयं को गोली मारकर शहीद हुए थे। संयुक्त प्रांत में समाजवादी दल का नेतृत्वकर्ता कौन थे? संयुक्त प्रांत में समाजवादी दल के नेतृत्वकर्ता कौन थे? शंपूर्णानंद, तारापत भट्टाचार्य, कमलापति त्रिपाठी। इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना की गई थी। आपसे प्रश्न है किसकी स्थापना कब की गई थी? सन आपको बताना है। आगे देखते हैं कर बंदी आंदोलन के बारे में। इसका नेतृत्व किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने, इलाहाबाद में। सहयोगी सदस्य कौन थे? जयप्रकाश नारायण और लाल बहादुर शास्त्री। काकोरी कांड की बात करें तो 9 अगस्त 1925 को लखनऊ के निकट काकोरी में क्रांतिकारियों ने ट्रेन डकैती कर सरकारी खजाने को लूट लिया था। अब देखिए कांड में शामिल व्यक्ति एवं कांड संबंधित सजा क्या थी? तो इसमें जो शामिल व्यक्ति थे राम प्रसाद बिस्मिल, इन्हें फांसी दी गई गोरखपुर में। 4 लोगों को फांसी दी गई थी। अशफाक उल्ला खां को फैजाबाद में फांसी दी गई, राजेंद्र लहड़ी को गोंडा में और रोशन सिंह को जो है नैनी के इलाहाबाद में फांसी दी गई। जबकि राम प्रसाद खत्री को दीर्घकालीन कारावास, मनमथनाथ गुप्त को दीर्घकालीन कारावास दिया गया। देखिए इस कांड में क्रांतिकारियों की तरफ से मुकदमा चंद्रभान गुप्ता ने लड़ा। श्री गुप्त जो हैं बाद में 7 दिसंबर 1960 से लेकर के 1 अक्टूबर 1963 तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे हैं। और एक प्रश्न और आपसे कि काकोरी कांड का नाम जो है बदल दिया गया है, इसका वर्तमान में क्या नाम से अब काकोरी कांड को जाना जाता है, इसको भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आगे चलते हैं हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA के बारे में प्रमुख तथ्यों की। इसकी स्थापना दिल्ली के फिरोजशाह कोटला मैदान में 1928 में होता है।
भगत सिंह की सलाह पर HRA में, मतलब जो आपका पहले हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन था, उसमें सोशलिस्ट शब्द जोड़ा गया। उद्देश्य भारत में एक समाजवादी गणतंत्रवादी राज्य की स्थापना करना। अखिल भारतीय किसान सम्मेलन की स्थापना की बात करें तो आयोजन स्थल कहाँ पे होता है? लखनऊ में। कब? 1936 में। नेतृत्वकर्ता महासचिव, अध्यक्ष इसके थे स्वामी सच्चिदानंद सरस्वती, महासचिव प्रोफेसर NG रंगा और इंदुलाल याज्ञिक भी इसमें शामिल थे इसके नेतृत्वकर्ता में। आगे बात करते हैं उत्तर प्रदेश का आधुनिक भारत के संबंध में प्रमुख तथ्यों की बात करें तो 9 अप्रैल 1938 को गांधी जी द्वारा मद्य निषेध का सर्वप्रथम लागू करने के लिए चुना गया जिला कौन सा था? एटा और मैनपुरी। स्वतंत्र शासन की स्थापना की घोषणा की गई थी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के छात्रों के द्वारा, स्वतंत्र शासन की स्थापना, ठीक है। वहीं राष्ट्रीय सरकार का गठन सर्वप्रथम किया गया था बलिया के चित्तू पांडे के नेतृत्व में। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद संयुक्त प्रांत में कांग्रेसी सरकार का गठन किया गया पंडित गोविंद बल्लभ पंत के नेतृत्व में। कुछ फैक्टरों की बात करें तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उत्तर प्रदेश में 1947 तक कुल अधिवेशन कितने हुए थे? 9 बार अधिवेशन होते हैं। 1888 ईस्वी में इलाहाबाद के कांग्रेस अधिवेशन में रुकावट डालने का प्रयत्न किया था गवर्नर ऑकलैंड कॉल्विन ने। अक्टूबर 1921 में आगरा में हुए उत्तर प्रदेश कांग्रेस सम्मेलन में ब्रिटेन के युवराज प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत यात्रा के बहिष्कार का निर्णय लिया गया था। इसकी अध्यक्षता मौलाना हसरत मोहानी ने की थी। खिलाफत कमेटी की बैठक में खिलाफत आंदोलन के प्रस्ताव को पास किया गया था जून 1920 इलाहाबाद में। लखनऊ के निकट काकोरी में क्रांतिकारियों ने ट्रेन डकैती कर सरकारी खजाने को लूट लिया था 9 अगस्त 1925 को। उत्तर प्रदेश का नामकरण की बात करें तो देखिए, अंग्रेजी राज की स्थापना के प्रथम चरण में यह प्रांत अवध के अतिरिक्त बंगाल प्रेसिडेंसी का हिस्सा था। उत्तर प्रदेश जो है अंग्रेजी राज की स्थापना के प्रथम चरण में यह प्रांत अवध के अतिरिक्त बंगाल प्रेसिडेंसी का हिस्सा था और इसे सुविधानुसार पश्चिमी प्रांत के नाम से जाना जाता था। 1833 ईस्वी में आगरा प्रेसिडेंसी का निर्माण कर इसे बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग कर दिया गया। तो उत्तर प्रदेश के नामकरण के प्रमुख तथ्यों की बात करें तो देखिए, 1836 में उत्तर पश्चिमी प्रांत मुख्यालय आगरा था। 1858 में मुख्यालय इलाहाबाद आगरा के स्थान पर। 1877 ईस्वी में नाम उत्तर पश्चिमी प्रांत आगरा और अवध। 1902 में इसका नाम आगरा और अवध का संयुक्त प्रांत हो जाता है। 1937 में संयुक्त प्रांत जिसका मुख्यालय लखनऊ था और 24 जनवरी 1950 को इसका नाम उत्तर प्रदेश कर दिया जाता है। उत्तर प्रदेश से संबंधित प्रमुख तथ्यों की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है या इसका प्रारंभ कब से होता है? 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है। और कब से मनाया जा रहा है? 24 जनवरी 2018 से। इसका पुनर्गठन कब होता है? 9 नवंबर 2000 को 27वें राज्य के रूप में उत्तराखंड का गठन किया जाता है इससे काट करके। गणतंत्र राज्य 26 जनवरी 1950 को। राजधानी लखनऊ 2 नवंबर 1925 को इलाहाबाद के स्थान पर लखनऊ इसकी राजधानी बनाई जाती है। तो इस प्रकार से हमने उत्तर प्रदेश संबंधित जो भी ऐतिहासिक या इतिहास संबंधित प्रमुख फैक्ट थे उनको यहाँ पर देखा। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।